जखीरा अंदोज, नाजायज मुनाफाखोर मुत्तहरिक, रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का तूफान। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई गैर मौसर क्यों? बैरून मुमालिक अशिया की खरीदारी पर भारी सब्सिडी, पाकिस्तान पीछे क्यों? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। रमजान मुबारक की आमद है, मुबारक महीना है, लेकिन इस वक्त इस दौरान यानी जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कुछ दिन कबल रमजान से जखीरा अंदोजी, होल्डिंग प्रॉफिट अपने मैक्सिमाइज करने के लिए तमाम जराए इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिशों का आगाज हो चुका होता है। और ये हर साल इस सीजन में यानी रमजान मुबारक से कबल ये मामला शुरू हो जाते हैं और अपने उरूज पर पहुंचते हैं। फिर रमजान मुबारक के अंदर ये कीमतें जो हमारी ऑलरेडी बजट जो होता है एक होम इकोनॉमिक्स के लिहाज से उस पहुंच से बाहर चली जाती हैं, लेकिन रमजान की आमद से कबल उन अशई कीमतों में मजीद इजाफा, और इतना इजाफा कि हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते। हुकूमत की तरफ से दो इकदाम, यानी एक तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्राइस कंट्रोल कमिटीज और ये चेक करना कि जिस रेट का तयन, जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने रखूं कि कमिश्नर कराची ने एक रेट लिस्ट निकाली है और इस रेट लिस्ट में फल, सब्जी और इसके अलावा पोल्ट्री के रेट्स मौजूद हैं। अब इस फहरिस्त में जो आप देख रहे हैं इसका इतलाक हो, इस पर अमल दरामद हो, इस पर इंप्लीमेंटेशन हो, और ना हो तो फिर करार वाकई सजा हो उस शख्स को, उस रिटेलर या होलसेलर को जो इस पर अमल दरामद ना कर रहा हो। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव किरदार आ जाता है और दूसरा किरदार हुकूमत का सब्सिडी के हवाले से आता है। हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ दुनिया के मुस्लिम ममालिक, बल्कि अगर आप जायजा लें तो आलमी सतह के ऊपर बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर भी सब्सिडीज दी जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे एक कीनिया की मिसाल सामने रखते हैं जहां पर एक सब्सिडी दी जा रही है डेट्स के हवाले से, यानी खजूरों के हवाले से। रमजान के महीने में इंपोर्ट के हवाले से जो टैक्सेस का इतलाक होता है उसकी छूट दी गई और 13 अप्रैल 2018 का ये कीनिया की हुकूमत का एक नोटिफिकेशन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर ऑन एयर है। तो इस पूरी सूरत हाल में जो दूसरा अहम मामला सब्सिडी देने का है गवर्नमेंट का, अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 2 अरब की सब्सिडी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से 10 अरब या 11 अरब की सब्सिडी, क्या ये बिल्कुल नाकाफी है? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है इस वक्त? ये इसको क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल नाकाफी सब्सिडी है जितनी बड़ी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो हुकूमत का किरदार एडमिनिस्ट्रेटिव और सब्सिडी के लिहाज से अहम तरीन, और इसके साथ साथ आज हम बेनकाब जरूर करेंगे कौन ऐसे लोग मुलव्वस हैं जो स्टेक होल्डर्स इस पूरी सप्लाई चेन में जो इस मुबारक महीने से फायदा उठाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, रिटेलर्स को, पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हम आप भी हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं? प्रोग्राम में सीनियर तज़्ज़िया-निगार, माशी तज़्ज़िया-निगार आप लिखते हैं, आपके कॉलम भी आते हैं। डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब हमें मौजूद हैं, में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब कोकब इकबाल साहब जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, सारिफ की आवाज़ जो हकूक हैं इस पर बात करते हैं, हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। और शमसुल इस्लाम खान साहब जो कि एक कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, एक एनालिस्ट हैं, कमोडिटीज को समझते हैं, इनकी प्राइस को, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियोज में। शमसुल इस्लाम साहब, सर ये फहरिस्त जो कंपैरेटिव एनालिसिस है इसमें बक्कर, लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, इसके अलावा रावलपिंडी और पंजाब के दीगर शहर और फिर पूरे मुल्क के शहरों का हवाला है, क्योंकि मैंने अभी पंजाब की फहरिस्त पहले निकाली हुई है। सर इसके मुताबिक क्या किन कीमतों में ज्यादा इजाफा और किन में कम हुआ है? यानी जितना होता है रमजानों में, जैसे चीनी है तो चीनी कीमतों में इजाफा हुआ है लेकिन कम हुआ है शायद, और इसके अलावा और किन अशियाई कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं जो रमजान आ रहा है जिस तरह से? शमसुल साहब। देखें जी, हर साल की तरह जैसे भी जो रमज़ान में जो कंज्यूम होती हैं कमोडिटीज़, ख़ास तौर पे जैसे चना है, काला चना है, और जिसका बेसन भी दाल, चने की दाल का बेसन बनता है वो, उसके बाद फिर चना जो चाट मौजूद होता है जिसको चिकपीस कहते हैं वो, इसके अलावा जो जितनी जो अपने आपकी जैसे कि अगर फ्रूट्स में भी देखें तो केला, अमरूद, ये जो चाट में यूज़ होता है, इन सब की प्राइसेस रमज़ान आने से पहले ही बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या है कि अब हम कई डिकेड से देखते आ रहे हैं कि एक आई वॉश किस्म का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिखाया जाता है और जिसको हिट करना चाहिए उसको आज तक गवर्नमेंट ने हिट नहीं किया। उसी वजह से हर साल रमज़ान में एक महंगाई का तूफान आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब आप क्रैकडाउन देखते हैं
तो आपको रिटेलर्स पर, छाबड़ी वाले पर, रेडी वाले के ऊपर अटैक हो रहा होता है, या फिर रिटेलर्स जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 4-5 बैग ला के रखते हैं उन पे अटैक होता है। जबकि असल में इसके पीछे एविल फोर्सेस वो है जो बहुत बड़े, जिनके पास पैसा है और जिनके पास ब्लैक मनी का पैसा होता है, वो इसको यूज करते हैं और वो वेयर हाउसेस को भर लेते हैं। वहां एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे जो अदारे हैं वो वहां पे नहीं जाते कभी भी। अगर आप फ्रूट्स का देखें तो आपके ऊपर अगर रोड पे बेचने वाला अगर केला जो बेच रहा है तो वो 200 से 500 रुपए का सामान रख के बेच रहा होता है, जबकि उसका सप्लायर पीछे जो वेयर हाउसेस में, कोल्ड स्टोर्स में रख के बैठा है, उसने जखीरा अंदोजी की है। जब वो सप्लाई एंड आपके जो रिटेलर तक महंगी पहुंचेगी तो वो भी लामहला महंगी बेचने पे मजबूर होगा। हुकूमत को ये चाहिए कि आप जो है एक ऐसा कंप्रिहेंसिव प्लान करें। आपकी डॉक्टर साहब बैठे हुए यहाँ पे, उनको भी पता है कि 50% से तकरीबन पॉपुलेशन जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही है पाकिस्तान में। और रोजगार की अगर आप देखें कि आम मजदूर जो है वो 600 रुपए दिहाड़ी पे काम करता है, तो उसका किस तरह से इतनी महंगाई में गुजारा हो सकता है। हमारे पास डेटा है, CNIC कार्ड नादरा के, उसमें हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी है। हमें वुल्नरेबल इनकम के लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए, टारगेटेड। जबकि पाकिस्तान में क्या होता है कि सब्सिडी टोटली हर शख्स जो है, गरीब अमीर सभी इंजॉय कर रहा है। अमीर फायदा रिजल्ट ये निकलता है कि जिन लोगों, अमीर लोग भी जाके यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी, आप यूटिलिटी स्टोर, आप यूटिलिटी स्टोर्स जो है पॉश एरियाज में लगे हुए हैं, वहां पर गरीब आदमी नहीं जाता, लेकिन वो सप्लाई का हिस्सा जो वहां रखा जाता है, और वहां पे इंटेंशनली जो है स्टॉक्स इतने ज्यादा रखे जाते हैं ताकि वो जो हाई हैंडेड लोग हैं उनको ये कंप्लेन ना कर सकें, और गरीब आवाम जो है वो सब 40-42 डिग्री के अंदर बाहर यूटिलिटी स्टोर के लाइनों के बाहर खड़े होते हैं, उन तक भी चीजें नहीं पहुंचती। आपको ये करना है कि हुकूमत के जो अखराजात हैं शाहाना, उनको कम करना पड़ेगा। आप उनको कम करके ये तो मैं आता हूं उस पर। ये जो आप ओवरऑल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये तो हुकूमती सतह पर, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हुए इस बात को लेकर के ये जो सामने कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है, ये रेट लिस्ट शायद अपडेट होती होगी और रोजाना होती होगी, या इसका एक पीरियोडिक रिव्यू होता होगा। इस पर ये तो एक मजाक है क्या? इस पर अमल दरामद तो नहीं होता। एक आम आदमी जो ये प्रोग्राम देख रहा है वो तो अपना बजट अगर घर का बनाए, जिस पर ऑलरेडी इतने प्रेशर्स हैं, टैक्सेस के, इनडायरेक्ट टैक्सेस के, बोझ बढ़ता जा रहा है, वो किस तरह रमजान के महीने में अपना गुजारेगा? किस तरह से वो अपनी इनकम और परचेजिंग पावर को सामने रखते हुए, पैरिटी रखते हुए खर्चे करेगा जिस तरह कीमतें बढ़ी? डॉक्टर साहब आपकी नजर में? देखिए, पाकिस्तान में हम हर साल रमज़ान से पहले ये बात करते हैं कि जनाब महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है, और वो आता भी है। उसके बाद फिर ईद गुजर जाती है, रूटीन शुरू हो जाता है। बुनियादी बात यह है कि हमने जो भी इस वक्त, ये इस साल की अगर आप बात करें तो इस मौके पर यह महंगाई है कि आपका एक बजट आया अभी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी पेट्रोलियम लेवी से हम 300 अरब लेंगे, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा, जाहिर बात है। दूसरी है कि इंपोर्ट पर आपने बहुत सारी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। रुपए की कदर अभी कुछ दिन पहले ही कम हुई है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। ये तो आना ही था और महंगाई तो बढ़नी ही थी। अब बेसिक चीज़ ये है कि रमज़ान में तर्ज ज़िंदगी हम यानी जो आम रोज़ेदार जिसको सारिफ कहें, क्या वो तर्ज ज़िंदगी बदलता है? क्या वो नहीं जो है वो ये कोशिश करता है कि अफ्तार में सारा कुछ जो कभी उन्हें 11 महीने नहीं खाता वो पेट को भर ले? और क्या ये नहीं समझते कि इस वक्त जो लोगों ने चेकिंग करनी है, ब्यूरोक्रेसी है, दूसरे इदारे हैं, वो भी रोज़ेदार हैं, तो क्या वो रोज़े की उसको समझते हैं कि रोज़ा तो है तकवा, तो तकवा है इस्लामी तर्ज ज़िंदगी। हमने जो बेसिक ख़राबी है वो मैं आपको बता दूं कि हमने पाकिस्तान में सरमायादाराना निज़ाम की बिगड़ी हुई शक्ल अपनाई है, लस्ट फॉर मनी। कौन सा सरमायादार निज़ाम? उसमें तो उन्होंने कम्युनिज्म, सोशलिज्म के ख़तरे से कुछ रिफॉर्म्स ले आए। मैं आपको बताऊं कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुनियादी ख़राबी। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि सरमायादाराना निज़ाम नाकाम हो गया, इसकी तबाही इसकी यकीनी है, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस निज़ाम को छोड़कर समाजी इंसाफ पर मबनी इस्लाम का माशी निज़ाम, जिसमें लस्ट फॉर मनी ना हो, और लोग जो है हम अपने पैर से ज़्यादा अपने अखराजात जो है अपने आमदनी में रखें और कर्ज़ों की ज़िंदगी पर गुजारा न करें। इसी वजह से मुगल तबाह हुए। आज हम एक बात डॉक्टर साहब यहाँ पे, क्योंकि आपने बात बिल्कुल वजह की है, और शमसुल साहब ने एक चीज़ आइडेंटिफाई की थी, कहते हैं कि आप बता सकते हैं बेहतर कि सर ये तो हुकूमती इक़दाम है जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन पर, फिर इखलाकियात का मसला जो आपने बताया बिल्कुल वजह, लेकिन ये तीसरा मसला जो ऐसे लोग शामिल होकर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस पूरे मामले को, जो आप सरमायादारा निजाम की बात कर रहे हैं, जिनके पास सरमाया है और वो होर्डिंग कर रहे हैं और उसके जरिए फायदा उठा रहे हैं इन तमाम चीजों से, उनके खिलाफ हमें क्या कौन कर सकता है पहले तो, और क्या करना चाहिए? वो कौन लोग हैं? शायद देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देखें जो करप्शन का इंडेक्स है उसमें हम 117 नंबर पर हैं, यानी इसका मतलब दुनिया के करप्ट ममालिक में है। क्यों है?
हमारे एहतसाब का निज़ाम मौजूद नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने उनको चेक करना है, ब्यूरोक्रेसी है, लोकल हुकूमतें हैं, उसके बाद सूबाई हुकूमतें हैं, वो तो सब इन खराबियों की जिम्मेदार हैं। और करप्शन का कोई लस्ट फॉर मनी और मिस यूज़ ऑफ पावर्स, ये हमारी तर्ज ज़िंदगी बन गई है। तो आप एक लिस्ट जो लेते हैं, ये एक मजाक है। मैं आपको बताऊं, ये कराची में जो कमिश्नर साहब करते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि जो आदमी जाके छापा मारता है वो अपना हिसाब किताब तय कर लेता है, बात खत्म हो गई। और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। जितनी आप चेकिंग बढ़ाएंगे उतना ही जो है चीजें और छापा गलत जगह पड़ रहा है ना, ये मसला भी तो है। वो जिस तरह भी कह रहे थे जी, जो होर्डिंग कर रहे हैं सरमाया रख के। अच्छा, मुझे सर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, कोकब इकबाल साहब की तरफ भी और डॉक्टर साहब का मजीद इस पर ओपिनियन भी, शमसुल साहब भी साथ, क्योंकि ये जो फहरिस्त है कमिश्नर कराची की, जब ये प्राइस कमिटीज, प्राइस कंट्रोल कमिटीज, ये काम किस तरह करती हैं, ये जो छापे पड़ते हैं, ये आई वॉश होता है या इसका हकीकी मायनों पर कोई इंपैक्ट भी होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी गवर्नमेंट की क्या है? आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बहुत कुछ होगा, बेनकाब मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवाल यह है कि आखिरकार रमजान से कबल ये महंगाई अचानक क्यों होती है? ये मामला इक्तिसादियात का है या इखलाकियात का है सरासर? एक तो ये पहलू, और फिर सरकारी तौर पर रियासत का किरदार कहां शुरू होता है, कहां खत्म, और क्या उसका किरदार मौसर तरीके से अदा हो रहा है, नहीं हो रहा? अगर एक आम आदमी देखे, जो आज 10 मई 2018 की लिस्ट है कमिश्नर कराची की, जिसमें केले के मंडी के भाव, इसी तरह उसके जो बचत बाजार में रेट्स हैं, इतवार बाजार, मंगल बाजार में जो रेट्स हैं वो, और मार्केट के भाव, यानी तीनों रेट्स मौजूद हैं। अब ये रेट्स जो 78, 80 रुपए, 86 रुपए किलो हैं, कोकब इकबाल साहब आप कंज्यूमर एसोसिएशन को हेड करते हैं, इसका इतलाक नहीं होता, हर आदमी ये कंप्लेन करता है, होता है कहीं छापा पड़ता है तो वो पैसे भी आम आदमी से ही निकलवाए जाते हैं। 500 रुपए का जुर्माना हो गया तो वो जब चला जाएगा आगे प्राइस कंट्रोल वाला, तो वो 500 रुपए अपने 1 घंटे के अंदर वहीं से वसूल करेगा, उसी ठेले पे या उसी दुकान पे खड़े होकर। कोकब साहब, ये हो रहा है, क्या ये हो रहा है सही मायनों में, और इसका रोकथाम क्या है? देखिए, कमिश्नर कराची क्योंकि प्राइस कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइजेज हैं, इनकी इस पर जो है वो कमिश्नर ऑफिस में जब रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले कोई 15 दिन पहले ये एक मीटिंगें शुरू हो जाती हैं तमाम ताजरों को जो उससे रिलेटेड हैं। अगर फ्रूट का ताजर है, फलों का ताजर है, सब्ज़ी का ताजर है, गोश्त का ताजर है, अजनास का ताजर है, करियाना मर्चेंट्स हैं, इन सब के साथ मीटिंगें करते हैं। मीटिंगें मैं समझता हूँ कि उसका कोई आज तक मुझे गुज़श्ता कई सालों से मैं उन मीटिंगों में शिरकत कर रहा हूँ, मगर मुझे उस मीटिंगों को कहीं इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, कहीं सारिफ को फ़ायदा नज़र नहीं आता, कहीं ये नहीं देखा जाता कि ये जो रेट मुकर्रर कर रहे हैं वो ही उनकी जो लोग हैं या उसको मार्केट से वो रेट ले लिए जाते हैं। सपोज ये कि भाई चने की दाल आज क्या है मार्केट में, जोड़िया बाज़ार में क्या है, फलानी मार्केट में क्या है, और वो बैरो ऑफ सप्लाई के लोग जो लेके आते हैं। ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ मीटिंग के अंदर कि देखें, अगर जो इम्पोर्ट दालें हो रही हैं उसको जो है वहाँ से कस्टम से प्राल से लिस्टें निकाली जाएँ, कितना आ रहा है, फिर उसके बाद जो है कितनी कीमत में हो रही है, क्या इम्पोर्ट है, क्या इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसके बाद लागत तय की जाए, उसका मुनाफा तय किया जाए, फिर बताया जाए। मगर ये सिस्टम जो है वो अभी तक अडॉप्ट नहीं हो सका और उसका फायदा सारिफ को नहीं जाता। इसी तरह आपने देखा कि यहाँ पे क्या होता है कि क्यों नहीं हो सका? यानी आप इसको मशीनरी हुकूमत के पास विल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वजह क्या, क्यों नहीं हो पा रहा? सिर्फ ये दिखाने के लिए मीटिंगें की जाती हैं, इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ लिस्टें निकाल दी, क्योंकि कानून है कि जो लिस्टें लगाना दुकानदार की जिम्मेदारी है, नहीं तो फाइन हो जाएगा। अब फाइन करने का जो अमला है, जब वो हमसे बात करते हैं आज आप मिसाल के तौर पे कोकब साहब, ये इसमें लिखा है कि जो पोल्ट्री के अंदर ब्रायलर मुर्गी का रेट है 204 रुपए किलो है, ब्रायलर मुर्गी गोश्त जो है 316 रुपए किलो है। तो ये आपको लगता है ये 204 रुपए किलो मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी किधर मिल रही है? अगर कोई मिल रही होगी, और अगर नहीं मिल रही तो क्या किसी के ऊपर जुर्माना हुआ होगा? आज तो कुछ नहीं, मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, कहीं भी मार्केट में रेट भी ज्यादा। ये मुर्गी जरूर मिलती है, वो मुर्गी मिलती है जब वो लेके आते हैं ना ट्रक में, आपने देखा होगा जो मुर्गी मरने वाली होती है उसको फौरन ज़िबा करके गोश्त की शक्ल में बेच देते हैं। तो ये मुर्गी शायद वो उस रेट पे कहीं कहीं दस्तयाब होती है, मगर वो दुकानदार भी जो मुनाफाखोर है, क्योंकि मुनाफाखोरी उरूज पर है। और यहाँ का आप ये देखें कि रमज़ान शरीफ में जब रमज़ान शुरू होता है तो हर दुकानदार
वो 10 रोज़ा तरावी या 8 रोज़ा तरावी में जाना पसंद करता है, मगर जैसी दुकानें खुलनी शुरू हो जाती हैं 10 रमज़ान के बाद, तो वो उसको जो है फौरी तौर पे वो मुनाफाखोरी की तरफ आया। तो ये मुसलमान कंट्री है, पूरा मुल्क में तमाम 99% जो है वो मुसलमान ताजिर हैं। ये नहीं सोचता कि हम मुनाफाखोरी पूरे साल तो आपने कमाया तो ये मुनाफाखोरी इस महीने के लिए छोड़ दें। जैसे आपने बताया कि वहाँ पे केनिया में हो रहा है, दूसरे कंट्रीज में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, तमाम इंडिया में हो रहा है। वो लोग जो है हकीकी मायने में लोगों को रिलीफ देते हैं। यहाँ पे जो है आपने देखा बड़े बड़ी जो आउटलेट्स हैं वो उस पर लिखा जाता है कि अप टू 70%, और 70% जब आप लेने के लिए कोई चीज जाते हैं कि भाई ये इस आउटलेट पे अप टू 70% है, 70% इतना बड़ा लिखा गया होगा कि वो जहन में बिठा देंगे 70% की, और कौम हमारी है जो सारिफ है वो फौरन उस आउटलेट की तरफ भागता है, और जब वहां पे देता है तो छोटे से एक डब्बे में वो कहीं 4 चीजें पड़ी होती हैं और टेढ़ी आड़ी उतना कोई इसका वो होता है, तो वो हमारे सारे पूछता है कि भाई ये 70 कैसा, ये 70% है, बाकी जो है 15% और 10% के वो भी शायद वो मतलब अपनी चिटे चेंज कर देते हैं, और ये एक तमाशा और एक जो है खेल सारिफ के साथ खेला जा रहा है। साहब ये मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि इस पूरे मामले में जिक्र हुआ था हुकूमत का और हुकूमत की तरफ से सब्सिडी पैकेजेस का जो हर साल अनाउंस होते हैं सर, लेकिन ये जो सब्सिडी जितने की 2 अरब की फेडरल हुकूमत करे या सूबाई हुकूमत अपनी तरफ से अलग फंड रखे और वो यूटिलिटी स्टोर्स को दे, ये आम आदमी क्यों नहीं मुस्तफीद हो पाता? यानी वो क्यों नहीं कहता कि हाँ मुझे फायदा हुआ? मैंने कभी नहीं सुना कि वो कहता हो जी यूटिलिटी स्टोर पे या फला जगह मुझे रमजान में जो सब्सिडी मिली इससे एक आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा। क्यों ये डिस्कनेक्शन है इस पर, ये क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा आपस में? डॉक्टर साहब देखिए 21 करोड़ की आबादी के मुल्क में जो नंबर ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स है वो तो कतई नाकाफ़ी है, इनएफिशिएंट भी है, वहाँ पर करप्शन भी है, और ऐसी भी मिसालें सामने आई हैं कि उन्होंने किसी को बेच दिया और उसने आके दुकानों में बेच दिया। तो ये तो सब्सिडी कभी मसले का हल होता ही नहीं है। बेसिक चीज़ ये देखनी है कि हर एक को एक किरदार अदा करना है इस सिस्टम में। मिसाल के तौर पर रोज़ेदार है, आम सारिफ, क्या उसको ये नहीं पता है कि भाई देखो डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, तो अगर हमारे रोज़ेदार साहिबान जो हैं वो अपने अखराजात अफ्तारी में दुगने तिगने कर दें और मार्केट से बेतहाशा वो चीज़ें पकौड़े के लिए या जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब ख़रीद लें ऐन वक्त पर, तो कीमतें तो ऊपर जाएंगी, हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर। अब रह जाता है कि आपने प्राइस लिस्ट की बात की, तो सवाल ये है कि वो जो दुकानदार है उसको क्या उस रेट पर मिली थी आगे से? वो ये कहते थे ठीक है ये तो आपने लगा दी, लेकिन मुझे जिसने दी उस तो इस रेट से तो ज़्यादा मुझे मिला है। तो ये एक सिस्टम जो है ना, असल में मेरा जो मसला है वो है हमारा सिस्टम। इस सिस्टम में हम यही बातें करते जाएंगे। हुकूमत खुद अपनी पॉलिसियों से महंगाई बढ़ाती है और उसके बाद सब्सिडी देती है। पहले आप पेट्रोल पर 25%, अभी 27.5% है टैक्स, वो आपने लगाया अभी 1 मई से। अब आपने एक तूफान तो ले आए, उसके बाद आपने पेट्रोलियम ले भी लिया है, तूफान लिया है, फिर बैंकों ने कर्जे देने शुरू कर दिए कि भाई स्टॉक ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लो, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये पूरा माशरा एक सिस्टम है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड काम कौन इसको रोकेगा, कौन रूल ऑफ लॉ? मसलन मैं आपको बताऊँ, हमारे आइन में पहले 3 नंबर है, आइन के शुरू में 3, कि हर किस्म का इस्तेसाल को रोका जाएगा। अरे भाई आपका पूरा निज़ाम जो है मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, टैक्सेस का, बैंकारी का, ये सारे निज़ाम जो हैं वो आपके इस्तेसाल पर मबनी है। तो रूल ऑफ लॉ है कहाँ? फिर शरई अदालतों का भी काम मेरे ख्याल से तो सारिफ कोर्ट अगर नहीं भी हैं तो शरई अदालतें भी तो ज़रा देखें, उनको सियो मोटो पावर्स हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को हैं इनको भी हैं। तो क्या कभी उन्होंने देखा कि भाई ये हमारा तो है कि 227 आइन कि कोई कानून मुल्क में इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जाएगा, 700 कानून इन्हें। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, लस्ट फॉर मनी, हर कीमत पर दौलत कमाना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, मिलावट करें, चोर बाजारी करें, ब्लैक मार्केट जो भी कुछ करें, जब वो सिस्टम आपने अपना लिया और ब्लैक मनी की रेल पेल हो गई, 20 अरब डॉलर बाहर से आ गए, वो कुछ लोगों को मिल गए, करप्शन से कुछ 3.5 अरब रुपया वो सर्कुलेट हो गया और लोग कर्जे लेकर बेताशा अखराजात कर रहे हैं। तो इस सिस्टम में बुनियादी तब्लीगी के बगैर ये अच्छा है आप एक पब्लिक अवेयरनेस जरूर क्रिएट करें। और एक बात बड़ी वाज़ेह हुई है आप लोगों की गुफ्तगू से यहाँ पे कि ये मसला जो है वो मसला दुकानदार, रिटेलर या होलसेलर की सतह पर नहीं है, ये सरमायादारा निज़ाम एक्सप्लॉयटेशन का है, जो लस्ट फॉर मनी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक मजमूई सिस्टम का मसला है जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन इससे पहले शमसुल साहब आपकी तरफ आऊं मैं, कोका इकबाल साहब, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि एक ऑप्शन फिर रह जाता है
और वो ऑप्शन ये है कि सारिफ बॉयकॉट कर दें। अभी हमने बॉयकॉट भरी मुहिम एक देखी थी रिसेंटली, सोशल मीडिया पर चल रही थी। इससे पहले फलों और सब्जियों के हवाले से स्पेसिफिकली एक बॉयकॉट मुहिम चली थी कराची शहर में, और वो बिलखुसूस जुमे की नमाज के बाद और जुमे के बाद उन्होंने हड़ताल की थी कि हम शहरियों ने उसको खरीदना बंद कर दिए थे। उसको कोई फायदा हुआ था? और क्या ये आपको लगता है कि आखिरी ऑप्शन ये है कि बॉयकॉट करें शहरी सिटीजन, इस तरफ जाएं सारिफ? देखिए बिल्कुल सफियान, बात यह है कि बाइकाट मुहिम क्योंकि बड़ी कामयाब हुई है और सोशल मीडिया इस वक्त बड़ा एक्टिव हुआ है। एक आप पोस्ट करें, उसके ऊपर जो है जितने भी आपके दोस्त होते हैं सब उसके ऊपर पोस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि ये जो मुहिम है ये बिल्कुल सबके लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि रमज़ान शरीफ का, जैसे शाहिद सिद्दीकी साहब ने बताया कि रमज़ान में जो है वो लोग ज़्यादा अफ्तारी की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। तो पहला वीक जो है, पहला वीक, ये मैं सार्फिन को बताना चाहता हूँ कि पहला वीक आप जो है वो अपना जो एक मुख्तसर अफ्तारी करें, या जैसे हमारे रमज़ान के जो उसके वो है उसके हिसाब से आप अपना खजूर कर लें, कुछ और कर लें। एक हफ्ता अगर आपने कर लिया तो ये समझें कि उसके बाद 10 दिन के बाद आप ये देखिएगा रेट कैसे नीचे आते हैं। दूसरी बात ये कि ये बाइकआउट कर दें, बाइकआउट मुहिम का हम आगाज करेंगे रमजान के पहले रोजे से। अच्छा। और ये पहले रोजे से कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के महंगी अशिया, महंगे फ्रूट खरीदने से इज्तनाब करें। ये इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है हमारा है, और इस साल भी हम जो है वो दोबारा इस प्रोग्राम को करेंगे। इसी नोट के ऊपर मैं आपने प्रोग्राम अपना अनाउंस किया है, लेकिन इस ब्रेक के बाद आएंगे शमसुल इस्लाम साहब आपसे भी गुफ्तगू। यकीनी तौर पर जो कमोडिटी के इंटरनेशनल प्राइसेस के पहलू हैं यहां पर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हैं, और फिर जो हमारे गवर्नमेंट के कॉस्मेटिक मेजर्स हैं जिसका कोई मौसर नतीजा हमें नजर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तमाम मामला होंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब कर रहे हैं, आज सवाल उठा रहे हैं कि क्या वजह है इस महंगाई की, और बिलखुसूस रमजान मुबारक से पहले इस महंगाई की मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, क्या अवामिल हैं, उनकी तह तक पहुंचकर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आया मसला सरमायादाराना निज़ाम, एक्सप्लॉयटेशन, लस्ट ऑफ मनी, इखलाकियात, इक्तिसादियत से ज़्यादा इखलाकियात का मसला है? ये तमाम अवामिल क्या हैं आखिरकार इस पर बात हो रही है, जबकि दूसरी ममालिक की हुकूमतों में, गैर मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों में सब्सिडीज दी जा रही हैं, नोटिफिकेशंस की सूरत में आपको दिखा रहे हैं सब्सिडीज दी जा रही हैं। शमसुल इस्लाम साहब, समाजी सतह पर, सिविल सोसाइटी की सतह पर, सरकार रियासत की सतह के ऊपर सबका किरदार बनता है। अब अभी हमने बड़ा डिटेल में सरकारी सतह पर क्या होना चाहिए डिस्कस किया। आपकी नज़र में समाज, सिविल सोसाइटी, आप सबका एक फेलियर है पूरा होलिस्टिकली, या क्या किसी एक का क्या है ये आखिरकार? शमसुल इस्लाम साहब। बिल्कुल आपने सही कहा, कलेक्टिव फेलियर है यहाँ पर, और मेन रीज़न जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उनका आपस में टकराव है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और देखें ज़राई मुल्क होते हुए यहाँ पर सिर्फ 4 क्रॉप्स पे पूरी इकोनॉमी खड़ी है। उसमें से अगर आप कॉटन को निकाल दो तो गंदम आपका खाई जाती है, शुगर केन के लिए आपको शुगर आपको लोकल मिलती है, और राइस मिलता है। इन तीनों क्रॉप्स में गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन की है कि गंदम जो है, जो आपको आज सस्ती मिलनी चाहिए, वो हाई प्राइस पे परचेज करके ग्रोअर के नाम पे उसकी एक सब्सिडी का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनको जाती है जो एग्रेरियन फ्यूडल लॉर्ड्स या दूसरे हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है वो टोटल बेनिफिट वो उठाते हैं। क्योंकि आम आदमी जब गंदम अपनी लेके जाता है उनके गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट सेंटर पे, तो उसको पहले तो बारदाना ही नहीं मिलता, अगर मिलता है तो उसकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इनको डिस्टॉर्शन करके आपने ना पाकिस्तान को फ्री इकोनॉमी मार्केट बनने दिया, ना ही आपने एक रेगुलेटर बनाया, बल्कि आपने इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन कर दिया कि उसमें जो दूसरी फोर्सेज हैं, जो एबल फोर्सेज हैं, वो फ़ायदा उठाती हैं अपने इन पॉलिसीज़ की वजह से। आपने चीनी के ऊपर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। अगर 10 रुपये 70 पैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देके चीनी एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसका मतलब है कि चीनी जो आज आपको 25 से 35 रुपए किलो एक आम आदमी को मिली थी, वो 55 रुपए पे खरीद रहा है। क्योंकि उस पॉलिसी की वजह से मार्केट में जो है एक और आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हो, एक डिमांड क्रिएट करते हो। साथ ही आज गंदम अगर 1300 रुपए मन की गवर्नमेंट हर साल अगर वो इंटरनेशनल मार्केट से बढ़ के प्राइस लगाती है, तो उसकी वजह से ही आपको आटा महंगा मिलता है।
अब आप दालें, एक ज़माना था पाकिस्तान दालों में मेजर एक्सपोर्टर्स में शुमार होता था। पाकिस्तान ने जब से दालों की एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, पाकिस्तान में उसकी लोकल प्रोडक्शन श्रिंक हो गई है, क्योंकि हमारा ग्रोअर जो है वो ऑस्ट्रेलिया या म्यांमार के या कनाडा के ग्रोअर के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा। और रिजल्ट ये निकल रहा है कि आज पाकिस्तान में जो ह्यूज अमाउंट में जो 1 मिलियन से ज़्यादा जो टन जो है वो दालें इंपोर्ट हुई हैं, और आपका फूड इंपोर्ट का बिल 4 अरब से ज़्यादा हो चुका है। ये गवर्नमेंट चाहिए कि इनको पॉलिसी को सही करें, और आप इसकी जो है पल्सेस की जो मेन हमारे यहाँ जो आम गरीब आदमी खाता है उसकी एक्सपोर्ट को भी आप अलाउ करें, ताकि आपका ग्रोअर उसको इंसेंटिव मिले, लोकल मार्केट के हाथों वो ब्लैकमेल नहीं हो, उसको एक्सपोर्ट मार्केट भी मिल जाएगी। जब आप मल्टीपल ऑप्शंस देंगे अपने ग्रोअर को तो वो उसके तरफ आएंगे। आप वीट की सब्सिडी जो दे रहे हो उसको डाइवर्ट कर दो पल्सेस पे, क्योंकि आप एक ह्यूज अमाउंट उसके ऊपर खर्च कर रहे हो दालों की इंपोर्ट पे। तो गवर्नमेंट को एक जो स्मार्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर आप इस तरह की सब्सिडीज बनाएं और उसको बाय डिज़ाइन ऐसा रखें कि जो शुगर बैरन इंजॉय कर रहे हो या फ्यूडर आपके पार्लियामेंटेरियन एग्रेरियन पार्लियामेंटेरियन लेते हैं, तो फिर आपका ये होगा कि गुर्बत बढ़ती जाएगी पाकिस्तान में। आज आप आधी पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो गरीब हो चुकी है, उनके पास अफोर्डेबल ज़राए नहीं। अभी आप बातें कर रहे थे कि खाना कम कर दें। जो गरीब आदमी है, जो 50% बिलो जो पॉपुलेशन है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहा है, उसके पास तो आज भी रमज़ान में सूखी रोटी और अचार और प्याज लेके खाता है। आपको मैं अभी एक मिसाल देता हूं कि आपने जैसे रिसेंटली देखा था कि टमाटर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को करेक्ट किया और जो इंपोर्ट इंडिया से टमाटर हो रहा था उसको बैन किया, 200 तक पहुंचा, लेकिन आज 20 रुपए किलो टमाटर आम मिल रहा है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि जो सब्सिडी वीट पे खर्च करके ज़ाया कर रहे हैं और जिसका रिलीफ नहीं पहुंच रहा, और गरीब आदमी को जो 8 आने की रोटी लेता था आज 10 रुपए की रोटी खरीदने पे मजबूर हुआ है, उसको रिलीफ देने के लिए आपको तरीका है कि उसको डाइवर्ट कर दें और दालों पे ले आए। दालें आपकी ज्यादा होंगी, आप एक्सपोर्ट करोगे, आपके यहाँ दालें सस्ती मिलेंगी। तो इन शॉर्ट बात ये कि जो गवर्नमेंट की जो इस वक्त मेजर्स है, रिलीफ मेजर्स, वो बजाय इसके कि एक आम आदमी को जो अपना बड़ा मुश्किल से महीने में गुजारा करता है उसको पहुंचे, ये उन्हीं फ्यूडल और उन्हीं जो बेसिकली एलीट जो एक्सप्लॉइट कर रही है तमाम सिस्टम को, उधर ही जा रहा है ये सब कुछ। अनफॉर्चुनेटली ये सारा रिलीफ वहीं पे जा रहा है। वो शायद शुगर बैरन हो, आपके जो एग्रीकल्चर लॉर्ड्स हो, लैंड लॉर्ड्स हो, उनको जा रहा है। जी शफील साहब, दुनिया में क्या होता है कि जो कंट्रीज जो प्रोड्यूस एक सिंगल ग्रेन नहीं करती, मैं आपको मिसालें दे सकता हूं बहुत सारे ममालिक की, उन्होंने फ्री मार्केट को छोड़ा हुआ है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को compete कराते हैं, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो वो प्राइसेस का, सिंगापुर जैसा मुल्क जहां पे पानी तक अपना इंपोर्ट होता है मलेशिया से, आप दुबई देखें यहाँ क्या प्रोड्यूस होता था। अभी आपके पास इन्हीं मार्केट्स की मिसाल है कि वहां प्राइसेस बहुत सी ऐसी अजनास की पाकिस्तान से कम होंगी, लेकिन हमारे यहाँ महंगी है। हम डिस्पाइट इसके कि इतने बड़े मेजर प्रोड्यूसर हैं। चावल की मिसाल आपको मैं देता हूं, जो किसी जमाने में 10-12 रुपए किलो था, 50 रुपए 2008 के करीब था, आज 150 से पौने 200 रुपए किलो आप खरीदने पे मजबूर हो गए हो, हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कि स्टेट बैंक ने उसमें मोर देन 100 बिलियन जो है रीफाइनेंस इंजेक्ट किया है, जिसके जरिए प्राइसेस को इन्फ्लेट किया है। डॉक्टर साहब इसको अच्छी तरह समझते हैं कि जब आप प्राइसेस को इन्फ्लेट करके इकोनॉमी का साइज बढ़ाते हो तो उसकी जो तकलीफ है वो वुल्नरेबल इनकम के जो लोग हैं उन तक पहुंचती है। हुकूमत के यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, वो अपने जो है कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती है। यही वजह है कि आपकी एक अमीर और गरीब की खलीज बढ़ती चली जा रही है, और वो बड़ा खतरनाक सिग्नल होता है किसी भी मुल्क में कि जब आप गुर्बत को बढ़ा देते हो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछा, क्योंकि अब कुछ ही देर भी अब प्रोग्राम में भी है और रमजान मुबारक में माशाल्लाह महीना है, इस पर मुबारक महीना आने में, तो सर अभी एक सजेशन आई थी कोका बकवाल साहब की तरफ से कि कम कर दें, आप एक खजूर खाएं, फल कम कर दें, और अभी शमसुल इस्लाम साहब ने बताया कि वैसे ही लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब रमजान मुबारक की आमद है, डॉक्टर शाहिदा सिद्दीकी साहब, जो लोग अपने घर का बजट डिजाइन कर रहे हैं इस बढ़ती हुई कीमतों को सामने रखते हुए, महंगाई को सामने रखते हुए, क्या सजेशन है आपकी डॉक्टर? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि हमारा जो ये निज़ाम है इसमें तो मेरे ख्याल में कोई बेहतरी मुझे नज़र नहीं आती, मगर अगर मीडिया और उलमा एक किरदार अपनाएं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो हमने देख लिया नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये बात की जाए कि भाई रोज़ेदार जो है, जब आप सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं तो सिर्फ रोज़ेदार नहीं है, बल्कि जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जो कि हुकूमत में शामिल हैं और अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि स्मगलर्स को और मिलावट करने वालों को, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अपने रोज़े को ज़ाय कर रहे हैं। तो अगर ये मीडिया की तरफ से और उलमा की तरफ से एक मैसेज जाए तो शायद कुछ लोगों के दिल में उतर जाए। और ये भी ज़रा बता दें कि हमारा जो मिडिल क्लास है
वो मैं उनकी बात कर रहा था कि वो रमज़ान में बेतहाशा अखराजात बढ़ाते हैं। हालांकि कुरान ने तो कहा कि भाई खाओ पियो मगर हद से तजावुज़ ना करो। तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शमसुल साहब, तो गरीब आदमी को तो मैसर नहीं है, लेकिन ये जो क्लास है और जो दौलत की रेल पेल है। अब मैं बताऊँ, रमज़ान है, अब ये एक सवाल भी पूछा जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से कि जो हमारे पास दुनिया ने लिखा है वो ये लिखा कि 119 मुल्कों में से 106, पाकिस्तान 106 नंबर है, यानी सिर्फ 12 मुल्कों को आप छोड़ दें, हमारे यहाँ भूख सबसे ज़्यादा है 113 मुल्कों को छोड़ के। उस ज़रिए मुल्क में जो इंपोर्ट भी करता है, हमारी ज़रिए पैदावार हम बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते और अपने इस्तेहसाली निज़ाम के ज़रिए हुकूमत खुद चीज़ों की कीमतें बढ़ाती है, टैक्सों के निज़ाम से, बैंकारी के निज़ाम से, मुनाफाखोरी के निज़ाम से, कार्टेल के निज़ाम से जो है इजारादारियाँ कायम कर ली हैं। जो बैंक्स को आपने प्राइवेटाइज किया तो उन्होंने भी इजारादारी कर ली। तो ये रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, मज़हब की तालीमात बताएं कि इख्तियारात, वसाइल सब अल्लाह ताला ने ये भी हमारे ऊपर जो है इखराजात में मियाना रवि इख्तियार करें। आप मिडिल क्लास को ये पैगाम दे रहे हैं। नहीं, मैं दूसरा, एक तो मियाना रवि इख्तियार करें, ये इस्लाम में तो है ही बुनियादी। दूसरे ये कि जो इख्तियारात अल्लाह ताला ने दिए हैं, ब्यूरोक्रेट है, बिल्कुल ताजिर है, ये सनतकार है, तो उन पर भी तो एक इजाफी जिम्मेदारी आती है कि रोज़े का बुनियादी मकसद तकवा, और तकवे का मतलब ये है कि इख्तियारात को और अल्लाह ताला ने जो आपको दौलत दी है उसको अल्लाह ताला ने आपको दिया है अंडर, जैसे खलीफा बनाया है, इसका मतलब ये आपको अमानत के तौर पे दिया। उस अगर आपने अमानत का सही इस्तेमाल नहीं किया तो रोज़ा जो है वो सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं है। अगर कानून नहीं होता तो कम से कम ये कोशिश भी करके देख लें कि इस महीने में कम से कम रूल ऑफ लॉ अगर इस्टेब्लिश नहीं भी होता, हुकूमत तो अगर इंपोर्ट करेगी खाने पीने की चीजें, जीएसटी लगाएगी। डॉक्टर साहब, ये आपका जो इखलाकी एक तरह से पहलू यकीनी तौर पर है जो लोगों को समझना चाहिए, दिल में उतर जाए, आपने कहा। लेकिन जो शमसुल इस्लाम साहब ने बात की है, ये बात कुछ रेडिकल रिफॉर्म्स की है। वो वीट सब्सिडीज के हवाले से, शुगर इंडस्ट्री के हवाले से है, राइस के हवाले से है, पल्सेस के हवाले से। सर ये तो अब इस हुकूमत के इन दिनों में अमल दरामद नहीं होना, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है अब इन दिनों में? बस ये कि हम लोगों के दिल में उतर जाए बात, बस ये वाली बात है। मेजर्स के लिहाज से कोई चेंजेस गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है, पॉलिसी मेजर्स कुछ हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मैं तो ये समझता हूं कि जो बात की थी अभी वो कौकर इकबाल साहब ने, कि जो हमारा मिडिल क्लास है ना, वो कम से कम ये करे कि इस अफ्तार में वो जो मियाना रवि की बात की है, उस पर खाओ पियो लेकिन हद से तजावुज़ ना करो। अगर वो भी कर लें और ये जहाँ तक मुमकिन हो बाइकआउट करके देखें, बेशक पेरिशेबल आइटम्स को थोड़ा सा एग्जाम्प्ट कर दें मगर बाकी चीज़ को करके देखें, तो ये एक एक्सपेरिमेंट करने से यकीनन फ़र्क पड़ेगा। माजी में भी पड़ा है, लेकिन इस निज़ाम के तहत हुकूमत से, ब्यूरोक्रेसी से मैं बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखता। कौकर इकबाल साहब, आपकी तरफ इसलिए इस पर जिम्मेदारी है कि आप कंज्यूमर एसोसिएशन को हेड करते हैं और बहुत सी एसोसिएशनें भी इस पर हैं, लोग जो इस वक्त काम कर रही हैं सिविल सोसाइटी में। अब मसला ये है कि एक विजिलेंस का किरदार है आप लोगों का। ये सिर्फ रमज़ान में तो खैर ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं, लेकिन उससे बाद पूरा साल 11 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और इस वक्त भी बहुत कम लोग होते हैं जो मुतहर्रिक होते हैं और अमली मौसर इकदाम नजर नहीं आते। वजह क्या है इसकी कि कोई फायदा नहीं होता लोगों को आपकी एसोसिएशन से भी? देखिए, बात यह है कि तमाम, जैसे मैं ये कहता रहा हूँ कि हमने जब से ये काम शुरू किया, कंज्यूमर एसोसिएशन ने जब ये 2000 से काम शुरू किया, जब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज हो चुका, उसके बाद जो है लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ। पंजाब में कंज्यूमर कोर्ट्स कायम हुई, पंजाब से फूड अथॉरिटी बनी, यहाँ पे हमारी कोशिशों से अभी जो है सिंध फूड अथॉरिटी बन गई, इसके बाद अभी यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स बने। ये हम लोगों का काम है जो हम कर रहे हैं। और उसके बाद हम प्रैक्टिकली, आप ये देखते हैं तमाम चैनल्स हमारे साथ में होते हैं कि रमजान शरीफ में जो है हम जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, उनके साथ मिलके मार्केट्स में जाते हैं, चेक करते हैं। अभी मैंने सजेशन ये दी है कि तमाम मार्केट्स में जो है वो कैंप्स लगाएं डिप्टी कमिश्नर साहिबान, और वहां पे कंप्लेंट सेंटर कायम करें। और ये जो मुनाफाखोर हैं इनको ये बात जो शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि देखें, मुसलमान ताजिर को सबसे पहले रोजा रख के ये सोचना चाहिए कि मुनाफा लेना जायज है मगर मुनाफाखोरी करना जायज नहीं है। तो ये बात जब उसके जहन में डाली जाए, क्योंकि हर वक्त ना मजिस्ट्रेट जा सकता है, ना कमिश्नरी निजाम कुछ कर सकता है, और सिर्फ सारिफ जो है, सिर्फ सारिफ ही वो कुव्वत है जो कि इस निजाम को सिस्टम में सेट कर सकती है। आप एक हफ्ते जो है शुरू में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तमाम लोग, हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में भी फ्रूट आ जाए, मैंने भी, मेरे बच्चों ने
रोजा रखा हुआ, मगर उन लोगों को भी ख्याल करें जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और वो पानी में डुबो के रोटी भी खाने के लायक बात नहीं समझते कि वो कैसे है, क्योंकि पानी जो है वो भी कितना गंदा फुजला मिला हुआ पानी, रमजान शरीफ में भी वो पानी मिलेगा। तो ये मैं समझता हूं कि ये उन लोगों को देख के रोजा रखने का जो मकसद है, कि मकसद ये है कि आप वो आपका पैगाम पहुंचा होगा साहब। मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं इसलिए वाइंड अप करना पड़ेगा अदा करते हुए शायद सिद्दीकी साहब का, कोकब इकबाल साहब का और शमसुल इस्लाम साहब का। लेकिन एक पहलू जिस पे बात हो नहीं सकी, कोकब इकबाल साहब करते और दूसरे लोग भी करते, वो क्वालिटी का भी है। तो जो पकौड़े और समोसे सब स्टैंडर्ड ऑयल के अंदर आपको मिलेंगे, उस पर भी हुकूमत को इकदाम उठाने चाहिए। सिर्फ ये कहते हुए वाइंड अप करेंगे, फीडबैक जरूरी जगह देखते रहेगा आपका।